आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, ये हैं राज बहादुर पटेल जी और इनका पेशा है कि ये शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लगातार बताते रहे कि ये नियम विरुद्ध है और एक बड़े पैमाने पर इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं। जब इनकी बात को नहीं सुना गया तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन रख दिया और हट गए उस जगह से। लेकिन उसके बावजूद आज तक लगातार इनके परिवार को, इनको धमकियां दी जा रही हैं, इनको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब अभी 1 जनवरी 2025 को सेम डे इनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है और विद इमीडिएट इफेक्ट इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके पास मौके थे कि अगर ये चाहते तो ये उस भ्रष्टाचार, उस लूट, चोरी, उस घसोट में उसका हिस्सा चुपचाप बन सकते थे और तमाम जो प्रताड़ना इन्होंने इस दौरान झेली हैं, इनका और इनका परिवार उससे बच सकता था। लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी, जिन्होंने तमाम चीजें सह ली, ट्रांसफर ऑर्डर झेले, क्वेश्चंस झेले, शो कॉज नोटिस झेली, रेजिग्नेशन झेला, प्रताड़ना झेली, लेकिन उसके बावजूद आज भी खड़े हैं सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। और मैं आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देती हूं कि अगर सरदार पटेल के वंशज के और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पिछड़े को अगर प्रताड़ित किया गया तो ये किसान, कमेरा, कुर्मी समाज, पटेल समाज सड़कों पर उतरेगा और उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बात की। और मैं आह्वान करना चाहूंगी उस स्वाभिमान, सरदार पटेल के स्वाभिमान को रखने वाले हर पटेल समाज के व्यक्ति का, हर सामाजिक संगठन का, जो राज बहादुर पटेल जी के साथ है और अगर अब तक नहीं था तो इस तमाम बातों को सुनने के बाद उनके साथ खड़ा है। हम शांत नहीं बैठेंगे। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में आपने ओएसडी के पद पर कार्य किया है और ये घटनाक्रम, ये नियमाविरुद्ध कार्रवाई जब से शुरू हुई तब से आपने लगातार उस पर ऑब्जेक्शंस लगाए और सिर्फ मौखिक ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए, लिखित रूप से ऑब्जेक्शंस लगाए। और जब इनकी बात नहीं मानी गई, उसमें सुधार नहीं हुआ, तो उस भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग करते हुए इन्होंने रिजाइन किया। और अभी 1 जनवरी 2025 को इनको शो कॉज नोटिस देते हुए विद इमीडिएट इफेक्ट इनका स्थानांतरण रामपुर कर दिया गया है। जी, देखिए, डीपीसी की जो कार्रवाई हो रही थी वो 14 फरवरी 2024 से हम मिर्ज़ापुर में आए, इनके हमको विभाग से जो है कह दिया गया था कि आप विभाग को नहीं देखेंगे, आप जनता के कार्य देखिए, हमारे संबंधित जनता का कार्य देखिए। जब 14 मई को हमें पता चला कि यह नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है तो माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा कि चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हुई है तो यह नियम विरुद्ध डीपीसी नहीं होनी चाहिए। आप इसको कम से कम चुनाव तक रोकिए
मंत्री जी ने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और ये डीपीसी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव आदरणीय श्री एम देवराज जी कर रहे हैं और उनको न मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, न ही उनको ये नियम विरुद्ध हो रही है अगर डीपीसी को रोकूंगा। तो 22 मई 2024 को एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा, उसकी कॉपी AICT अध्यक्ष नई दिल्ली को, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल को, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव प्रावधानिक शिक्षा को लिखा कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, AICT एक्ट के विरुद्ध है, इसको रोका जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि अब मैं आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। 30 मई को मैं उनके साथ हटकर लखनऊ चला आया और 30 मई को ये डीपीसी हो गई। इसके बाद भी मैंने लगातार भारत सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, उत्तर प्रदेश सरकार को 5 चिट्ठियाँ लिखी, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गए और हमने 5 लोगों को नोटिस दिया कि ये AICT एक्ट है, डबल बेंच का स्टे है और जो डीपीसी हो रही लोक सेवा आयोग से 100% सीधी भर्ती के माध्यम से होनी चाहिए। ये नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, MTech हैं, PhD होल्डर हैं, ये परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रावधानिक शिक्षा में जितने भी संगठन थे उनका विरोध कर रहे थे। तो ये डीपीसी 30 मई को तो हो गई, लेकिन इसके रिजल्ट घोषित नहीं हुए। लेकिन फिर प्रक्रिया चलती रही। हमें लग रहा था कि ये डीपीसी नियम विरुद्ध है, नहीं होगी। लेकिन 9 दिसंबर 2024 को इसका रिजल्ट आता है। डीपीसी 6600 ग्रेड पे में हुई थी और जब 9 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आता है तो डीपीसी का हुई 6600 ग्रेड पे में और रिजल्ट आता है 9000 पे बैंड में। इसका मतलब जो आदमी 1 लाख रुपया पाता था वो सीधा 2.25 लाख रुपया पाने लगेगा। और जो AICT का नॉर्म है MTech प्लस 15 साल या PhD प्लस 12 साल, वो नॉर्म लोग पूरे नहीं कर रहे थे। तो इसमें निदेशालय के अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने नियमों को धता बताते हुए डीपीसी किया, जिसकी वजह से पूरे विभाग में पढ़े लिखों के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। 2000 करीब MTech होल्डर और 1000 PhD होल्डर सब परेशान हैं। सबका कहना है कि इस विभाग में कोई नियम कानून नहीं है। आप ये जान लीजिए कि AICT एक्ट जो 1987 में पार्लियामेंट से पास हुआ था, उसका उद्देश्य था कि गरीब किसान मजदूर को अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के लिए विभाग में हाईली क्वालिफाइड टीचर रुके, इसलिए उनके स्केल को, उनके क्वालिफिकेशन को बढ़ाया गया था। लेकिन तब आप ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है 24 मई 2022 का कि रूल चाहे पुराने हो, पद चाहे पुराने हो चाहे नए हों, अगर रूल में अमेंडमेंट हुआ है तो जो भी नियुक्तियां होंगी या जो भी डीपीसी होगी वो नए रूल से होगी। नए रूल में HOD का पद 100% लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती का है। इसी आधार पर हमारे संगठन के कुछ लोग गए थे हाई कोर्ट में, जिससे उनको जो है पुरानी सेवानिवृत्ति डीपी से करने का कोर्ट ने आदेश दिया था। कुछ तथ्य को बिना जाने हुए यही सरकार जनवरी 2023 में हाई कोर्ट के डबल बेंच से स्टे लेकर आती है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर। एम देवराज साहब से पहले प्रमुख सचिव डबल बेंच का स्टे लेकर आते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों किन परिस्थितियों में पुराने सेवानिवृत्त जिससे डीपीसी कर नहीं सकते थे, उन्होंने डीपीसी किया। वो डीपीसी पुराने सेवानिवृत्त 6600 में किया और रिजल्ट जो आ रहे हैं वो 9000 पे बैंड का, जो एक बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदया ने के संज्ञान में जब आया तो ये मुद्दा बना
अभी मेरे खिलाफ 1 जनवरी 2021 को शो कॉज नोटिस दिया गया और मेरा ट्रांसफ़र कानपुर में मैं निदेशालय में अटैच था। राजकीय पॉलिंग नरैनी और राजकीय पॉलिंग बांदा का प्रिंसिपल था। तत्काल प्रभाव से मेरा ट्रांसफ़र जो है कि रामपुर कर दिया गया। मेरी सिर्फ आप मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि प्रावधिक शिक्षा विभाग में करीब 2 लाख जो छात्र हैं, गरीब किसान के बढ़ते हैं, उनके लिए क्वालिफाइड टीचर जो AIST नॉर्म के अनुसार रखे जाते हैं, यह जो DPC नियम विरुद्ध हुई है इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए नियमानुसार सिलेक्शन कराएं और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी नहीं, प्रमुख सचिव साहब को DPC करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मंत्री जी को अगर गलत DPC है तो उसको जो है कि उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। देखिए सच तो यह है कि अगर DPC के लिए अनुमोदन जो दिया था वो 6300 में ही दिया था, 6600 में DPC हुई थी। DPC का अनुमोदन दिया था। नहीं देखिए, अगर अधिकारी लोग नियमानुसार DPC करते थे, DPC नहीं होती, तो सबसे पहला दोष तो अधिकारियों का है। जब डबल बेंच से स्टे लेकर आए हैं आप, DPC पर स्टे है, आप कर नहीं सकते तो आपने क्यों किया? अगर आपने कर दिया तो विभागीय मंत्री जी को इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। पहली जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, लेकिन विभागीय हो नहीं सकती, DPC हो नहीं सकती थी। अगर DPC गलत हुई तो विभागीय मंत्री जी को इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए था। आपने DPC को ही अप्रूवल कैसे दे दिया जब DPC हो ही नहीं सकती थी? तो फर्स्ट इंस्टेंस किसके अप्रूवल पे DPC हो रही है? अब मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है ये निर्धारण सरकार करेगी। हमारा ये सवाल सरकार से है, ये जांच का विषय सरकार के लिए है। हम किसी रिजल्ट पे नहीं आ रहे, हम आपके सामने डेटा रख रहे हैं, फैक्ट्स रख रहे हैं, फिगर रख रहे हैं। नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, उनको बताना है, उनको जांच करनी है और उनको न्याय प्रक्रिया पूरी करनी है। मंत्री जी ने तो कहा है कि आप कहीं और से कॉर्पोरेट हो रही हैं, गाना भी गा रहे हैं इसको लेकर तमाम, और अभी उन्होंने मंत्री जी ने खतरा भी सवाल खड़े किए कि उनके संस्कार ऐसे आपने कहा था। देखिए, आप सब लोग जब सड़क पे चलते होंगे तो एक पालतू कुत्ता आपके पीछे भौं भौं करके जरूर आता होगा, और जब उस कुत्ते को पलट करके आप हुश कर देंगे तो उसके बाद वो कूकू करेगा। तो ये जो कूकू है ना, ये वही वाला कूकू है। और संस्कारों की बात क्या कर रहे हैं? जब आप इस सदन में एक महिला निर्वाचित सदस्य के लिए आप आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तब आपको संस्कारों की याद नहीं आ रही। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने घर में बहनों के लिए, माताओं के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं? उन्होंने कहा कि आपकी कॉल डिटेल अगर निकाल दी जाए तो पता चल जाएगा। देखिए, मेरी कॉल डिटेल्स निकालें या ना निकालें, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा नहीं, कॉल वही मैंने कहा कि वो निकाले या ना निकाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन ये बात सत्य है कि उनके जो स्क्रिप्ट राइटर नोएडा में बैठे हैं और जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे थोड़ी दया आती है कि स्क्रिप्ट राइटर ये भूल जा रहे हैं कि घोड़ों की दौड़ में वो खच्चरों को दौड़ा रहे हैं। अरे सारे, कोई भी अपराधी हो, ही और शी में बी एनीबडी, कोई भी अपराधी हो, उसके दिल में, दिमाग में STF का डर होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी है। कल मंत्री जी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और वो तो कह रहे हैं कि बड़ी अच्छे से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दिल्ली तक भी बात की। देखिए, मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले आप लोग के मार्फत ही एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो स्वयं कह रहे थे कि अगर वहाँ जाएंगे तो जूता लात करेंगे, थप्पड़ अप्पड़ पड़ेंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो अब बाकी क्या है वो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा उनके साथ क्या हुआ है।
देखिए, मैंने इतना स्पेसिफिक बताया, नोएडा से है स्क्रिप्ट राइटर, बाकी थोड़ी छानबीन आप लोग भी कर लीजिए। मैंने इतने डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स आपको दिए हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले यही बात बोली थी कि माननीय योगी जी के नाम पर जो है यहाँ पर पैसा लिया गया है, और वो पैसे की रकम इतनी बड़ी है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो सरकारी धन है उसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। ऑलमोस्ट एन एवरेज ऑफ मोर देन 50 करोड़ पर ईयर इज़ एन एक्स्ट्रा लोड ऑन द गवर्नमेंट फंड्स। तो सबसे पहले इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। तो कहने हमारी संपत्ति की जांच करा लें सब। नहीं, संपत्ति की नहीं, गवर्नमेंट फंड से जो पैसा निकल रहा है इस फ्रॉडियल नियमाविरुद्ध प्रमोशन से, उसकी जांच करा लीजिए। आशीष पटेल जी इसमें इस सरकार के अधिकारी का, एसडीएम का तमाम नाम ले रहे हैं, वो लोग भी लगे हैं आपके साथ। देखिए, कौन लगा है कौन नहीं लगा, अभी तो फिलहाल मेरे साथ राज बहादुर पटेल जी बैठे हुए हैं, और मैं तो ये मानती हूँ साक्षात सरदार पटेल और उनके वंशज मेरे बगल में बैठे हैं, जो अपने आप में सच्चाई और ईमानदारी का आकाश के एक धूमकेतु हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति झूठ बोल करके सरदार पटेल के पास भी जाएंगे तो सरदार पटेल भी वहां से उनको दुत्कार देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।